फ्रेंड्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ। अब आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भर ही दिया है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद अब एग्ज़ाम की डेट नज़दीकी है। 7 तारीख को पीजीटी एंड पीआरटीज़ का एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और कैसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले हमें किस तरह का माइंडसेट बनाना है और एग्ज़ाम कंप्लीट करने तक किस तरीके से उसी माइंडसेट में रहना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोगों ने लास्ट 20 डेज की प्रैक्टिस करी है। और मान लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे और एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद जब आपने अपनी OMR शीट को लिया तो उसमें आपने अपना रोल नंबर गलत भर दिया, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आप आंसर दे रहे हैं, आंसर देते देते टाइम जल्दी निकल गया और आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो क्या होगा? या कोई ऐसी बात जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नहीं पता था और एग्ज़ाम देने के वक्त आपको पता चले, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी हम पूरी प्रैक्टिस करने के बाद भी हम सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिससे हमारा एग्ज़ाम गलत हो जाता है और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है या आप सभी के लिए है, इसे आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ताकि अपने आप को ये जागृत करें कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या किस तरीके से एग्ज़ाम देते वक्त अपना माइंडसेट बनाना है, और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको पहले से तैयार करके रखना है एग्ज़ाम देने से पहले। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए मैंने सबसे पहले एक OMR शीट ली है। आप देखेंगे सबसे पहले आपको कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये फर्स्ट मेन पार्ट है। उसके बाद ये आपका जेरोक्स है, कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी आपको मिलेगी, और ये तीसरा इंस्ट्रक्शन का फॉर्म है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप ठीक से पढ़िए। इंस्ट्रक्शन में देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि गोले को पूरा काला करना है, ना कि सिर्फ टिक मारना है या वो करना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना है, घर से क्या प्रिपरेशन करके लेके जानी है। सबसे पहली बात, अपना सारा स्टेशनरी अपने साथ रखें। जो भी स्टेशनरी आपकी ज़रूरत होगी, पेंसिल है, पेन है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जो भी आप अपने पास रखें। और साथ में एक वॉच ज़रूर रखें, डिजिटल वॉच नहीं, एक नॉर्मल एनालॉग वॉच अपने पास रखें और उसको अपने साथ लेके कैरी करें। अगर कभी आजकल ये हो गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वॉच लेके नहीं जाने दिया जाता, तो ऐसे केस में आपको रूम के अंदर घड़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं रोकते, तो एक वॉच अपने साथ लेके जाएं। वॉच इसलिए जिससे आपको ये पता चले कि मेरा एग्ज़ाम जब मैं दे रहा हूँ तो टाइम किस तरीके से बीत रहा है, किस तरीके से मेरे को एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, किस टाइम किसको स्किप करना है, कैसे ऐड करना है, उसके लिए। तो सबसे पहले हम OMR शीट को जान लेते हैं। ये OMR शीट हमारे KVS एग्ज़ाम की तो नहीं है, लेकिन इसी तरह का OMR शीट आपको मिलेगा। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपको एक बार में केवल एक ही OMR शीट मिलेगी। अगर OMR शीट में आपने कुछ भी गलत कर दिया या फिर कुछ कटिंग कर दी, तो ये जो ऑप्टिकल रीडर होगा वो उसको रीड नहीं कर पाएगा और आपका पेपर पहले से ही कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने कितने भी सही आंसर क्यों ना लिखे हो। तो सबसे पहली बात, शांति से बैठें, आराम से हर एक चीज़ को भरें। किसी भी चीज़ के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी, खासकर इस चीज़ में, इस एरिया में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अपना नाम लिखिए, जो आपका एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट है या फिर जो भी, ये तो किसी दूसरे एग्जाम का है, लेकिन इसी तरह के कॉलम्स आपको वहाँ मिलेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है रोल नंबर। ये रोल नंबर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह की एडिटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिखिए और उसी लाइन के अंदर जो सही वाला है उसके अंदर आप डार्क गोला कीजिए। फ्रेंड्स, आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन ये इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम को देने जाएं तो आपके माइंड में ये सारी बातें घूमती रहें और ये सारी गलतियां आप ना करें। फिर पेपर का कौन सा कोड है, किस तरीके से है, ये ऐसे से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास आएंगे, उस इंस्ट्रक्शन को आपको फिल करना है। जैसे पेपर का कौन सा सेट है, इस तरह की चीज़ें OMR शीट में पूछी जाएंगी, तो उस OMR शीट में बिल्कुल ध्यान से भरें, खासकर इस रोल नंबर पार्ट को तो बिल्कुल भी गलत ना करें। अब आगे आते हैं, ये है आंसर। अब आपके तो जैसे कुछ जैसे TGT और PRT के और PRT म्यूज़िक के 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और PGT लेवल के 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसे 200 कॉलम्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे आंसर भरते वक्त हमें अपने दिमाग में क्या बातों का ध्यान रखना है, पहले ये उसको ध्यान में दीजिए। सबसे पहली बात, हम मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। पहली मिस्टेक हम ये करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा
और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इसका आंसर 35 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। जब ऑप्शन नंबर 3 है और जब आप इसको भरने जाएंगे तो कभी कभी गलती से आप ऑप्शन बी लगा देंगे, या कभी कभी क्या होगा, जैसे कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसके अंदर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके ऑप्शन में होगा ABCD, ऑप्शन ABCD है और आंसर भी होगा ABCD, लाइक BCDA। तो लाइक अगर इधर B लिखा हुआ है, इधर B है, यानी कि ऑप्शन A है B और B आपका आंसर है, लेकिन वो ऑप्शन कौन सा है A, तो आपको टिक A पे लगाना है, लेकिन आंसर क्या है B। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभी हम B की जगह, हम A की जगह B को टिक लगा देते हैं। तो ये वो मिस्टेक है कि अगर एक बार आपने कर दी उसके बाद आप इसको ठीक नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसके अंदर आपने कहीं पे भी मिस्टेक कर दी, अगर एक भी गोला आगे पीछे लगा दिया तो उसके बाद आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते, चाहे कितने फ्लूइड मारेंगे वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। अगर 2 आंसर ठीक है, अगर 2 आंसर पे आपने टिक लगा दिया तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, वो इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये थी दूसरी मिस्टेक। तीसरी तरह की मिस्टेक क्या होती है, जैसे आप पेपर कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया उसकी टिक लगा दी, सेकंड किया टिक लगा दिया, तीसरा किया टिक लगा दिया, चौथा किया टिक लगा दिया, पांचवा आपको डाउट है तो पांचवा आपने नहीं किया। फिर जब 6th आप कर रहे हैं, जब 6th क्वेश्चन आपने पढ़ा, जब क्वेश्चन पेपर में आपने 6th क्वेश्चन पढ़ा और जब उसका टिक लगाने के लिए जाएंगे तो गलती से 6 पे लगाने की जगह हम कभी कभी 5th पे टिक लगा देते हैं। 5th क्यों? क्योंकि हमें लगता है खाली है और हम चाहते नहीं, इनअटेंशनली हम 5th पे टिक लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा 5th क्वेश्चन जिसको हम बाद में सही कर सकते थे उसको हम गलत कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है। मान लीजिए आपको इसका पता चला कि मैं तो गलत टिक लगा रहा हूँ 20th क्वेश्चन पे आपको पता चला कि ये तो मैंने एक 5th क्वेश्चन पे तो छोड़ दिया था और 6th का गलती से मैं 5th से ही टिक लगाए जा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके 15 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं हमेशा उसका नंबर ध्यान में रखें कि मैं 92 का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को आंसर 92 पे ही लगाना है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 20 पढ़ रहे हैं तो आपको 20 पे ही टिक लगाना है। टिक लगाते समय आप 5 सेकंड का वेट लीजिए और उसके बाद उसको टिक लगाइए, लेकिन जो भी कुछ भरेंगे आप एकदम सही भरिए, दिमाग लगा के भरिए। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, टिक लगा रहे हैं, उसको टिक लगाने में भी बहुत टाइम लगता है और बार बार जो नज़रों का धोखा है, इधर से उधर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर टाइम वेस्ट होता है और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि पहले मैं सारे क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लूँगा फिर उसके बाद गोला भरूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन पेपर ही टिक लगाते रह जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है और गोला क्या भरेंगे, टाइम ही खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन जब पेपर आप जब पढ़ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आप सीधे टिक लगाइए, 10 क्वेश्चन टिक लगाइए और 10 क्वेश्चन को नंबर वाइज आप फटाफट फिल कीजिए। इससे ये होगा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से जल्दी कर लिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि लगातार आपका ध्यान क्वेश्चन पेपर पे ही था। और उसके बाद जब आप आंसर में दे रहे हैं तो फटाफट गलती होने के चांसेस कम होंगे और एक ही बार आपका ध्यान केवल आंसर स्क्रिप्ट पे है तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। 10 क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे टिक लगाइए। इससे काम जल्दी भी होता जाएगा और गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसी का आंसर आप टिक लगाएं और हमेशा क्वेश्चन नंबर को जरूर मैच कर लें। अगर क्वेश्चन नंबर आपने मैच नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ये थी इससे रिलेटेड, और यहाँ पे साइन वगैरह कीजिए और आखिरी में अपनी डुप्लीकेट कॉपी जरूर लेके आइए और घर पे आके मैच कीजिए कि आपने किस तरीके से उसको किया है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी एग्ज़ाम को देने की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीजीटी का एग्ज़ाम है, जैसे उसके अंदर 3 आवर्स का पेपर होगा। आपको अपने पेपर का टाइम पता होना चाहिए कि मेरा पेपर कितने घंटे का है। 3 आवर्स का पेपर होगा पीजीटी का, जिसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 200। फिर उसके बाद जो टीजीटी, ये फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन का है, उनका भी 3 आवर्स का होगा और क्वेश्चन होंगे 200। लेकिन जो टीजीटी का पेपर होगा और जो पीआरटी म्यूजिक का पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा दोस्तों, और 2.5 घंटे में उनके क्वेश्चंस होंगे 150। तो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि कभी कभी क्या होता है कि आप एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाते क्योंकि आपको समय कम पड़ता है और कम समय में आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आंसर को प्रायोरिटाइज करना है कि किस तरीके क्वेश्चन को मुझे पहले करने चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन को मुझे बाद में करना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे ये पीजीटी का एग्ज़ाम है, इसमें
जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन है, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी के 20 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड 100 है। अब एज ए पीजीटी एस्पिरेंट अगर मैं किसी सब्जेक्ट को लूँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने अटेम्प्ट किया है पीजीटी मैथ्स, तो अगर मैं पीजीटी मैथ्स ले रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में अब मेरे को कैसे अपने आंसर्स को इसको प्रायोरिटाइज करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। मेरी एबिलिटी कुछ और हो सकती है, आपकी एबिलिटी कुछ और हो सकती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर ऐसे पोर्शन को पहले करें, ऐसे पोर्शन को अगर हम पहले करते हैं कि जो कि जल्दी हो, तो जिससे हमें एंड में टाइम मिले, एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है। या दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई जो लंबे क्वेश्चन उसको पहले कर लेते हैं ताकि बाद में क्या पता टाइम रहे ना रहे। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर वो मिसफायर हो जाता है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएं और इस तरीके से प्रिपेयर करें कि आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करें, और हर एक पोर्शन को एक फिक्स टाइम दीजिए और उस फिक्स टाइम के अंदर ही उसको करो। अगर उसके बाद अगर कुछ रहता है तो उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं। जैसे ये है इंग्लिश के और हिंदी के। अब इंग्लिश और हिंदी के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट होंगे, सीधे सीधे होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, यानी कि ऐसे पार्ट को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सबसे पहला 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स है और क्वेश्चन है 200। तो 180 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन करना है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको लेस देन 1 मिनट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे टाइम बचाएंगे कि अगर मैं मैथ्स का पेपर दे रहा हूँ तो मैथ्स में, क्योंकि आपको पता है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैथ्स का पेपर मेरा होता रहे। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, तो ये है 20 मार्क्स, तो इसके अंदर हर एक क्वेश्चन पे लेस देन 30 सेकेंड आपको देना है, लेस देन 30 सेकेंड। तो लेस देन 30 सेकेंड का मतलब क्या है कि अगर 30 सेकेंड में इसको दूं और 30 सेकेंड इसको दूं, यानी कि 30 दे रहा हूं तो 10 मिनट में ये हो जाएगा और 10 मिनट में ये हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट्स। तो 25 मिनट्स दीजिए इस पार्ट को, 25 मिनट्स इस पार्ट को देंगे। करंट अफेयर स्ट्रेट है, अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन है, तो इसको आप आधा मिनट दीजिए। आधा मिनट का मतलब है 10 मिनट, यानी कि 30 मिनट आपके हो गए। अब बचिए आपके 2.5 घंटे। ढाई घंटे में टीचिंग मेथोडोलॉजी है। टीचिंग मेथोडोलॉजी थोड़ा सोचने वाला होता है, लेकिन क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट होता है। तो सीधा आप इसको टाइम दे दीजिए। मान लीजिए आप इसको 1 मिनट का टाइम देते हैं, तो 1 मिनट का आपने टाइम दिया तो 30 ऊपर हो चुके हैं और 20 है, यानी कि 50 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी, एक क्वेश्चन को ज़्यादा कितना टाइम देंगे आप? 1 मिनट ही देंगे, और क्या देंगे? 1 मिनट का टाइम दीजिए या 2। अगर रीजनिंग आपकी ज़्यादा अच्छी है तो 1 मिनट दीजिए, अगर आपको रीजनिंग थोड़ी डिफिकल्ट है तो 2 मिनट का टाइम दीजिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अब आप इसको करेंगे कब। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आप शुरू में करेंगे या बाद में? जैसे आप यहाँ पे कितना है ये 10 + 10 20 30 40 50 मिनट आपके जा चुके हैं। अब आपके 2 घंटे 10 मिनट रह रहे हैं। तो 2 घंटे 10 मिनट के अंदर जैसे मान लीजिए ये है, ये रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, इसको आप रेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, अगर ये आपका ये मैथ्स का पेपर है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कॉमर्स है, हिस्ट्री है, तो आप इसको रेस्ट दे सकते हैं कि इसको हम बाद में करें, क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल जो पेपर है लाइक कॉमर्स का जो पेपर है और हिस्ट्री का जो पेपर है, उसमें ये सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे, तो उसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो 100 क्वेश्चन, इसको 1 मिनट दीजिए। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 100 मिनट के अंदर आप इसको कीजिए। 150 मिनट हो चुके हैं, अभी भी 30 मिनट आपके पास हैं। तो 30 मिनट में से 20 मिनट्स आप न्यूमेरिक एबिलिटी को दे दीजिए, 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। तो अगर किसी पार्ट में कुछ टाइम अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो उस 10 मिनट में से लीजिए। यानी कि आपको अपने हर एक पार्ट को प्रायोरिटाइज करना और परफेक्ट टाइम देना है। अगर आप ऐसा सोच के नहीं जाएंगे तो आप पेपर किसी भी कीमत पे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उस स्ट्रेटेजी के साथ ही उसको कीजिए, और वॉच को साथ में देखते रहो कि इतनी स्पीड के साथ मेरे को इस पेपर को करना है और इस स्पीड के साथ इस पार्ट को मुझे अटेम्प्ट करना है। ये इसका टीजीटी का भी सेम है। अब एक बार पीआरटी पे आते हैं, पीआरटी या टीजीटी पे आते हैं। देखिए 15 मिनट्स के 2 पार्ट हैं, तो इन 2 पार्ट के अंदर 2 आवर्स 30 मिनट्स हैं, तो 15 मिनट के 30 क्वेश्चन, यानी कि 15 मिनट में आप इसको करेंगे। आधा मिनट अगर सबको देंगे तो 15 मिनट में आपको इसको करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आगे डी लगा के डाउट लगा दीजिए कि बाद के जो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स होंगे ना उसमें उसको मैं सॉल्व करूंगा, या अगर अभी आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो शायद बाद में उस बचे हुए टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया सबसे पहले 15 30 15 मिनट्स में कंप्लीट होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स हैं स्ट्रेट 40 क्वेश्चंस, तो इसके
अंदर आधा मिनट दो और आधा मिनट के अंदर इसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं तो डी लगा के इसको छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीजनिंग एबिलिटी को मत कीजिए अभी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगी और टीचिंग मेथोडोलॉजी इससे कम टाइम लेगी। तो सबसे पहले टीचिंग मेथोडोलॉजी को आप सॉल्व कर दो। टीचिंग मेथोडोलॉजी को अगर आप सॉल्व करोगे तो 40 क्वेश्चन है, अगर आपने एक मिनट भी दिया तो मान लीजिए 40 मिनट्स में हो गया। तो ये है 15 मिनट यहाँ चले गए, मान लीजिए 20 मिनट्स आपने इसको दे दिए। वैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 20 मिनट्स आपने इसको दे दिए और 40 मिनट्स इसको दे दिए, तो 1 आवर हो गया और आधा मिनट इसको दिया 20 मिनट, तो 40, 50, 60, 70, 80 मिनट्स हो गए आपके। 80 मिनट्स के अंदर आपका ये सारा कंप्लीट। अब आपका टोटल मिनट आपके पास कितना है, 120 + 30, 150 मिनट्स हैं आपके पास। और 120 मिनट जा चुके हैं। 30 मिनट्स के अंदर आपको आधे घंटे के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। 40, 50, 60, 70, 80, 80 मिनट्स हो गए ना। और आपके पास कितना टाइम है, अभी बहुत टाइम है। देखिए 15 ये है, अगर आपने 2 लिया, मैं 20 मिनट्स दे रहा हूँ इसको, तो 20 मिनट दिए। ये करंट अफेयर आधा मिनट दे रहे हैं इसको। अगर आपको 1 मिनट लेना है तो 1 मिनट भी ले सकते हैं। अगर 1 मिनट ले रहे हैं तो अगर 1 मिनट हमने लिया तो 40 मिनट्स इसको दे दीजिए, 40 मिनट्स इसको दे दीजिए। 80 के बाद 20 ये हो गए, 100 मिनट्स हो गए। 100 मिनट के बाद आपका टोटल है 1 आवर 50 मिनट। ठीक है, ये है ना 2 आवर्स 30 मिनट। 2 आवर 30 मिनट का मतलब कितना है, 150 मिनट्स। और 100 मिनट यहाँ चले गए। 50 मिनट में आप रीजनिंग एबिलिटी है, 1 मिनट इसको दीजिए, इसको 40 मिनट में करो कंप्लीट, और आखिरी के 10 मिनट आपके पास हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप टाइम बचाए। जैसे यहाँ पे आधा मिनट लेके आप यहाँ टाइम बचा सकते हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आधा मिनट लेके यहाँ टाइम बचा सकते हो, और टोटल एग्जाम आप विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हो। सेम स्ट्रेटेजी आप पीआरटी म्यूजिक के लिए भी ले सकते हो। सेम स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे तो आप अपना एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पोर्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि हमको एग्जाम अटेम्प्ट करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो, एक चीज़ को हमेशा याद रखना, जिस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है उसी क्वेश्चन का मुझे टिक लगाना है। पहली बात, अपनी स्टेशनरी हमेशा अपने साथ रखें, कभी भी ये मत सोचिए कि किसी दूसरे से मुझे मिल जाएगा। तीसरा, ये आपको विद इन टाइम अपने पूरे सेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है टाइम के अंदर, और उसी टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है। उसके लिए आप कुछ प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसके अंदर सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखिए। मैं श्योरली आपको कहता हूँ कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने सेक्शन को डिवाइड कर दिया है, मीन्स कि अगर पहले आप ये वाला पार्ट करेंगे, फिर सेकेंड नंबर पे आप करंट अफेयर करने वाले हैं, तीसरे नंबर पे अगर आप टीचिंग मेथोडोलॉजी करने वाले हैं और रीजनिंग बाद में करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में ओएमआर शीट तो आपके पास वही की वही है, लेकिन आंसर आपको आगे पीछे करना है। तो इस स्थिति में ध्यान रखिएगा, जो गोला ऊपर नीचे लगाने वाला मैंने बताया है उसको आप ध्यान से लगाएं ताकि आपकी गलती कम हो। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बधाइयाँ। और ये जो है हर तरह के एग्ज़ाम के लिए सूटेबल है। जो इस तरह का किसी भी तरह का अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके अंदर ये आपके काम आएगी। अगर आपके फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इससे फ़ायदा मिले। और आपने डाउट्स और कमेंट्स नीचे लिखिए, जल्दी मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, और इस दिन आपके कोई भी डाउट होंगे, किसी भी तरह के डाउट होंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको सबके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।